देगा कि बेसिकली मशीन की वर्किंग क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, अभी हम बेंगलोर भी जाके आए हैं तो हमने देखा है कि बहुत से लोग एनर्जेटिक लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। हालांकि मैं पहले भी बता दूं, यहाँ मेरे 2 डिस्क्लेमर हैं। पहला ये कि ये हमारा अपना होम यूज़ मॉडल है और इसे हम अपनी ही इच्छा के साथ डिसमेंटल कर रहे हैं, और हम एक प्रॉपर जो है नॉलेजेबल पर्सन या एक प्रॉपर प्रोफेशनल की प्रेजेंस में ही इस मशीन को डिसमेंटल करके और वापस असेंबल करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस तरह के स्टंट को अपने घर में रिपीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी भी मशीनें इस टाइम कैंगन आयनाइजर की मार्केट में हैं वो सभी सेम मेथड सेम मॉडल पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि 40 ईयर से कंपनी का ये पेटेंटेड मॉडल है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कुछ चेंज हो गया। तो मैं लास्ट फिर से एक बार बोलूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ ये इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग इस चीज़ को देख सकें और समझ सकें। प्लीज़ अपने घर में अपनी मशीन को डिसमेंटल ना करें। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज और एजुकेशन के पर्पज़ से इस मशीन को डिसमेंटल कर रहे हैं, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है और इनेजिक इंडिया या इनेजिक जापान या इनेजिक वर्ल्ड वाइड के साथ इस वीडियो का कोई किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तो प्रवीण जी, हम शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ कंटिन्यू। सबसे पहले हम मशीन के जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उन्हें अलग करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मशीन का फ्रंट पैनल है, ये मशीन के साइड पैनल्स हैं और ये मशीन का बैक पैनल है। ठीक है, मशीन के फ्रंट पैनल पे हम बात करें तो सबसे पहले पैनल पे ये चीज़ें आती हैं। यहाँ मशीन का फिल्टर चैम्बर है, इसे मैं सेपरेट करता हूँ। ये मशीन का इनहांसर टैंक है। ठीक है, ये किस काम आता है? इनहांसर टैंक जो है, यहाँ सबसे बड़ा मिथ है लोगों में कि इनहांसर टैंक जो है उसके अंदर किसी तरह का केमिकल ऐड किया जाता है जिससे मशीन जो है वो एल्कलाइन वाटर को प्रोड्यूस करती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे अपनी मशीन के ऊपर तो यहाँ लिखा गया है, प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी की तरफ से, एक डिस्क्लेमर है कि ये प्रॉपरली एक साल्ट सॉल्यूशन है और इसे मशीन तभी यूज करती है जब हम इस बटन को प्रेस करके 11.5 और 2.5 वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टोटली आर्टिफिशियल वाटर है। और सिर्फ 2.5 pH वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए ही इसे जो है मशीन यूज करती है। सिमिलर मेथड जो है वो 4 लाख का सुपर 501 मॉडल में भी सेम मेथड है। उसमें सेपरेट एक अलग से पीछे की तरफ जो है साल्ट टैंक दिया गया है। यानी कि जो हम पानी पिएंगे इस मशीन से उसमें इस्तेमाल उसमें ये कभी भी किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होता। मशीन जो है, अभी हम आगे चल के देखेंगे भी कि मशीन का अपना ही एक अलग तरह का इलेक्ट्रिकल इंजन है जो एल्कलाइन वाटर को प्रोड्यूस करता है और जिसमें इसका कोई भी यूज़ नहीं करता है। इसे आप चाहें तो घर में यूज कर सकते हैं कि इस बॉक्स को आप अलग करके, इनहांसर टैंक को अलग करके, और आप किसी भी pH पे 7 pH, 8.5, 9.0 और 9.5 pH के वाटर को आप बिना इस टैंक के भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2.5 प्रेस करेंगे और मशीन 2.5 और 11.5 pH वाटर को जब निकालेगा तो वो इनहांसर टैंक की डिमांड करेगा, जो डिस्प्ले पे भी आएगा। ठीक है। तो सिर्फ इस आर्टिफिशियल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए ही मशीन यूज करती है। इसके साथ ही साथ मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, यहाँ एक कैल्शियम प्लग है। ये कैल्शियम प्लग जो है हमारे इंडिया के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि नेचुरल तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो है वो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अमेरिका जैसे कंट्री जो है, जैसे शिकागो है, और अमेरिका में जो सिटी आते हैं शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, वहाँ का पानी ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम नहीं है। तो उन्हें वो कैल्शियम वाटर की रिक्वायरमेंट के थ्रू पूरा करने के लिए डॉक्टर्स के थ्रू उन्हें कैल्शियम टैबलेट्स दिए जाते हैं, जो इस चैम्बर में डालने के बाद वो यहाँ लगाते हैं और ये वाटर के साथ डिजोल्व होगा। बल्कि हमारे यहाँ तो इंडिया में इतना कैल्शियम है कि हमें हर महीने मशीन की ई क्लीनिंग डेफिनेटली करनी चाहिए, जो कंपनी रिकमेंडेड भी है फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ मशीन। जो इस सिलेंडर में कैल्शियम होगा वो ऑटो यूज होगा या फिर? वो ऑटो यूजेबल है, कंज्यूमेबल है, और उसे टाइम पीरियड के बाद रिप्लेस भी करना होगा। रिप्लेस क्या है, बल्कि जो कैल्शियम टैबलेट है वो खत्म हो जाएगा और जो है उसे फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर कैल्शियम प्लग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पार्ट मशीन के अंदर होते हुए हमारे लिए नॉन यूजेबल है। ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं मशीन के फिल्टर चैम्बर की तरफ। ये एक हाई ग्रेड फिल्टर है और इस फिल्टर की जो स्पेशलिटी है वो है सैंड, स्लिट और किसी भी तरह का क्लोरीन या अमोनिया अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है। यूजुअली अमोनिया और क्लोरीन तब आते हैं जब पानी को ब्लीच किया गया हो या फिर किसी तरह का वेल वाटर है, यानी कि कुएं से लिया गया पानी है, तो उस पानी को यहीं फिल्टर सेपरेट करना, यानी कि क्लोरीन और अमोनिया को यहीं पानी से अलग कर दिया जाएगा। तो
इसे खोलने का बड़ा आसान तरीका है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट किया, ये निकाला और ये फिल्टर है। अब इस फिल्टर के क्या कंपोजिशन है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अगेन फिर से देंगे टीम के लिए। अभी हम आज सिर्फ और सिर्फ मशीन की वर्किंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। तो मैं फिर बता देता हूँ फिल्टर का रोल क्या है। मिट्टी, गंदगी, क्लोरीन और अमोनिया को आपकी मशीन के चैम्बर में जाने से रोकना। बहुत से बोलते हैं डॉक्टर साहब कि फिल्टर जो पानी में आवश्यक मिनरल है उनको निकाल देता, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा इस फिल्टर में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम इस फिल्टर को भी एक दिन डाइसेक्ट करके अपने लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल और जो है प्रॉपर हाई ग्रेड फिल्टर मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ और सिर्फ जो स्लिट मिट्टी, यानी कि सीधी सी बात करूँ तो मिट्टी और क्लोरीन और अमोनिया को अंदर जाने से रोकता है। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम जैसे इंडिया में रिकमेंड करते हैं कि प्री फिल्टर बाउल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ। मैं फिल्टर को लेके एक सेपरेट वीडियो हम एक दिन अलग से शूट करेंगे। जी डॉक्टर साहब। तो ये आती है मशीन, यहाँ से हमने मशीन के पार्ट्स को सेपरेट किया और साथ ही साथ ये जो फिल्टर के रबड़ वार्सल्स हैं इन्हें हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप फिल्टर ना लगाएं तो ये जो 9.5 9 वो पानी नहीं निकाल पाएगी, लाइन या अल्कलाइन बोलते हैं। ऐसा सही बोलूँ तो कुछ भी नहीं है। जब हम मशीन को किसी आरओ के आगे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मान लिया कहीं टीडीएस बहुत ज़्यादा है, टीडीएस को कंट्रोल आरओ ही करेगा। आरओ एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आरओ से निकला हुआ पानी बिल्कुल साफ़ है, जैसा आप और मैं जानते हैं, क्योंकि आरओ में 3 स्टेज का फिल्ट्रेशन होने के बाद टैंक फिलअप होता है और टैंक फिलअप होने के बाद जो टैंक में पानी है वो बिल्कुल साफ़ है। तो अगर हम चाहें तो इस फिल्टर को वहाँ से निकाल के और मशीन के साथ जो सीपीयू यूनिट आती है, जैसा हमने देखा है कि वो बिल्कुल एक एम्प्टी यूनिट है, वो सिर्फ एक बाईपास मैकेनिज्म है इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होल के बीच में। तो अगर हम उस फिल्टर को निकाल के सीपीयू यूनिट यहाँ प्लेस करते हैं तो भी मशीन जो है इवन 11.5 pH तक का वाटर भी निकाल के देगी अगर इन आंसर टैंक है तो। नहीं तो सिर्फ सीपीयू की प्रेजेंस में हम पीने का पानी निकाल सकते हैं और फिल्टर लगाने के बाद और फिल्टर हटाने के बाद हमें सेम पीएच सेम रीडिंग्स के साथ हमें वाटर मिलेगा। फिल्टर का सिर्फ यूज़ है अगर हम बिना आरओ के कहीं मशीन को डायरेक्टली लगा रहे हैं तो पानी के अंदर जो भी क्लोरीन और अमोनिया है उसको बाहर करके और अमोनिया फ्री वाटर प्रोड्यूस करना, क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे खुद हमारी बॉडी रिमूव करती है। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ तो ये पेरिफेरल पार्ट में आ जाता है जो हमारी ड्रिंकिंग पाइप है और मैं आपको यहाँ सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इनेजिक का इस पाइप के ऊपर भी एक पेटेंट है। आप देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबल पाइप है ये, पूरी तरह से इसको किसी भी तरह से हम बेंड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप सब ने देखा होगा कि एक स्पेशल तरह की प्लास्टिक की कवरिंग है। जितने भी आयनाइजर आपको मार्केट में मिलेंगे उनके ऊपर किसी पे भी इस तरह के प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है। इसका कारण है कि जब पानी बहता है ना तो बहता हुआ पानी अपने साथ हवा को खींचता है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं। अब अगर ये पाइप ओपन होगी, जैसा कि इसके अंदर स्टील का चैम्बर है, तो वो अपने साथ हवा को खींचेगा और वो वाटर के ओआरपी को डिक्रीज करेगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट पॉइंट। इसीलिए एक स्पेशल फूड ग्रेड प्लास्टिक की कवरिंग इसके ऊपर की गई है, जिसे एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको बेंड करते हैं तो ये कटेगा, क्योंकि देखो रबड़ है सर, इसकी अपनी लाइफ होती है, तो इसे हमें रिप्लेस करना भी जरूरी है। अगर पाइप कहीं किसी का कोई क्रैक नज़र आता है तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी पाइप जो है उसको चेंज कर लें। इनेजी की वेबसाइट पे पाइप सेल के लिए अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम और इस प्लास्टिक कवरिंग के साथ भी मशीन के ऊपर कंपनी का पेटेंट है। इसके बाद आते हैं मशीन के इनलेट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मशीन का बैक पैनल है और आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी स्क्रू के ऊपर किसी तरह की कोई टेपिंग नहीं की गई है। ये परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मार्केट में आपको प्रवीण जी जैसा आप जानते हैं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं मिलेगा जिस पे अगर स्क्रू पे कोई टेपिंग ना हो। सभी पे होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे के सामने है और हम कस्टमर को जब उनके घर मशीन होती है तब भी हम इंस्टॉल होती है तब भी उनको दिखाते हैं कि किसी भी स्क्रू के ऊपर कोई टेपिंग नहीं है। ये मशीन का बैक पैनल है, ये मशीन की पावर सप्लाई यूनिट है। इस पावर सप्लाई यूनिट
तो अभी हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब इसको डिसमेंटल करना और हाँ। देखते हैं कि क्या जो कैंगन प्रॉमिस करती है, बताती है, उसके अंदर वही क्वालिटी है। जी हाँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा मार्केट में हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी हम बोलते हैं कि मशीन की लाइफ 30 ईयर है। आज जो हमने मशीन ली है, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये ओरिजिनल कैंगन लिवल्यूक SD501 मॉडल है और ये पूरी तरह से वर्किंग मॉडल है। और ये हमारी मशीन जो है मोर देन 5 ईयर ओल्ड है, तो कंपनी वारंटी से आउट हो चुका है। और जानबूझ के हमने इस मॉडल को इसीलिए सिलेक्ट किया है ताकि कंपनी इस पे किसी तरह की, इस वीडियो पे या इस मशीन को डिसमेंटल करने पे किसी तरह के कॉपीराइट का इशू हमें ना दे सके। जी डॉक्टर। ये पूरी तरह से अब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल लेजिटिमेट हूँ कि मैं अपनी इस मशीन को ओपन करके देख सकता हूँ और मैं सभी को यही दिखाना चाहता हूँ कि क्या मशीन की वर्किंग है। तो ये मशीन का फ्रंट, ये साइड पैनल है और ये मशीन का बैक पैनल है। मशीन बैक पैनल से ही ओपन होगी क्योंकि जितने भी स्क्रू दिए गए हैं वो बैक पैनल पे ही दिए गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट जो आपका रहेगा वो बैक पैनल से ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे कॉर्नर के स्क्रूज़ हैं मैं उन्हें यहाँ से अनस्क्रू करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं प्रवीण जी कि इस मशीन के ऊपर कंपनी के 185 पेटेंट हैं। आपको जी जान डॉक्टर। के अचरज होगा, 185 पेटेंट जो हैं इस मशीन के ऊपर है। और ये परफेक्ट एक मेडिकल डिवाइस है और मैं दिखाना आपको चाहूँगा कि ये देखो, यहाँ भी ओरिजिनल लिवल्यूक SD501 मॉडल है, ये मॉडल मार्किंग होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस वाटर सिस्टम है। वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस आप 10th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ सकते हैं। और ये मशीन जो है पूरी तरह से मेड इन जापान, ओसाका में निर्मित है और मोर देन 5 ईयर ओल्ड ये मॉडल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि अलग अलग देशों से पार्ट नहीं, मंगवा के ऐसा असेंबल किया गया कुछ हो? नहीं है। ये परफेक्ट एक OEM डिवाइस है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है और एक ही छत के अंदर इसके पार्ट्स बनते और असेंबल होते हैं। और हाँ, वर्ल्ड वाइड ठीक है इसका सेल है और बहुत ज़्यादा सेल है। तो ये हमने मशीन के जो स्क्रूज़ हैं, अब ये देख सकते हैं कि स्पेशल क्वालिटी जो हैं स्क्रूज़ हैं जिनकी आप ब्राइटनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल पुरानी मशीन के अंदर भी ये जो स्क्रूज़ हैं उनकी चमक कितनी है। इन्हें मैं साइड करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, एक सिक्योरिटी टेप यहाँ दिया गया है मशीन कंपनी की तरफ से, जिसके ऊपर होलो मार्क है, जिसके
करने के बाद अगर आप बिल्कुल। अपने मोबाइल को भी अगर खुलवाते, जबकि वो मोबाइल जिसको आपने बहुत संभाल के दिन में 5 से 6 बार साफ किया होगा अपनी रुमाल से, अपने तौलिए से, उसके अंदर भी मिट्टी मिल जाती है। बिल्कुल, ये तो आपका मशीन बिल्कुल। एक ऐसी है जो हमारे घर में एक ऐसी जगह रखी गई है जहाँ रफ एंड टफ यूज होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रबड़ मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकल इंजन की हीट को आगे चैम्बर में पास होने से रोकता है। और यहाँ जो चैम्बर में यूज़ किया गया है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि जो सोल्डरिंग है, थोड़ा सा आप नीचे लें कैमरा को, ये जो सोल्डरिंग है देखो यहाँ सर्किट में फ्यूज़ दिया गया है। और ये जो जितनी भी सोल्डरिंग है ना, ये टंगस्टन ऑक्साइड की सोल्डरिंग है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोल्डरिंग होती है वो टिन ऑक्साइड की होती है, जबकि यहाँ जो सोल्डरिंग है वो टंगस्टन ऑक्साइड की है। उस बात का पता कैसे लगता है? उस बात का पता लगता है सर्किट के ऊपर जो सोल्डरिंग की गई है उनकी नीट एंड क्लीननेस से। देख सकते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट सर्किट की सोल्डरिंग हुई है, कहीं कुछ फैला हुआ नहीं है। जबकि यूजुअली जब टिन ऑक्साइड की सोल्डरिंग की जाती है तो वो फैलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होने वाली धातु है टिन ऑक्साइड। और यहाँ टंगस्टन में जो सोल्डरिंग की गई है बहुत हाई मेल्टिंग टेम्परेचर का धातु है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता है, तो वो पिघल के फैलता नहीं है। और ये मशीन का इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है। ये वाटर कंट्रोल यूनिट है जो मशीन के पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। और यहाँ एक मैकेनिज्म दिया गया है, इसे बोलते हैं, यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो यूनिट है ये एक SMPS यूनिट है जो क्या करती है, मशीन के अंदर आए हुए पानी के फ्लो को मशीन के इस इंजन पे रिपोर्ट करती है। ये मशीन का इंजन है, यहाँ रिपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कैंगन मशीन यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर कई बार मशीन जैसे मैसेज फ्लैश करती है, इंक्रीज फ्लो, डिक्रीज फ्लो, तो ये वो ये चैम्बर ही है जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि मशीन में कितना पानी आ रहा है या मशीन से कितना पानी बाहर जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट के रेशो के बेसिस पे ये मशीन एक कैलकुलेशन करती है। इसका माइक्रोचिप एक कैलकुलेशन करता है। माइक्रोचिप मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन के अंदर जो है ये 3 माइक्रोचिप हैं, अगर आप देख पा रहे हो। पहला है, ये पहला माइक्रोचिप है, ये दूसरा माइक्रोचिप है और एक छोटा माइक्रोचिप नीचे है, ये रहा। 3 माइक्रोचिप है, मैं फिर से पॉइंट आउट करता हूँ। पहला है ये रहा, दूसरा माइक्रोचिप है और तीसरा माइक्रोचिप ये है। ये 3 माइक्रोचिप जो हैं ये मशीन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और ये जो नीचे माइक्रोचिप है, ये माइक्रोचिप कंट्रोल करता है जो हम कमांड दे रहे हैं, पर्टिकुलर पीएच की जो हम कमांड दे रहे हैं, तो चौथा माइक्रोचिप उस चीज़ को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन आप देख पा रहे होंगे, तो ट्रांसफॉर्मर है। SMPS और ट्रांसफॉर्मर, ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। क्या आप जानना चाहते हैं प्रवीण जी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल नया है डॉक्टर साहब। ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जी। तो जितना भी अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट करंट में, जब वो आपने 2 करंट के बारे में सबने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट AC, डायरेक्ट करंट DC। AC से DC जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसमें एक साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफॉर्मर उस साउंड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से सर्किट में होने वाली डिस्टरबेंस को, या इलेक्ट्रिकल सर्ज जिसे नाम दिया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे वो रोक लेता है। जिससे क्या होता है कि वायर्स जो हैं वो लंबे टाइम तक वर्किंग स्टेज में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वायर्स अपने आप में कटना या फूलना शुरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है। जबकि SMPS जो हमारे जैसे RO के अंदर एक SMPS लगता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है और RO पंप को पावर देता है। लेकिन SMPS के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो साउंड फ्रीक्वेंसी को ख़त्म नहीं कर पाता, जिस वजह से एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद या पर्टिकुलर कुछ दिनों के बाद वो SMPS डेड हो जाता है और उसे बदलना पड़ता है। तो आज बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारे आयनाइजर्स जो है वो SMPS बेस्ड हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा SMPS बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ना जाएं। ट्रांसफॉर्मर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। आज जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए जाते हैं वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही बनाए जाते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए। SMPS टेक्नोलॉजी बनी थी लैपटॉप्स, मोबाइल जैसे कॉम्पैक्ट या छोटे डिवाइसेस के लिए जिनके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जा सकता। उसका कारण था उनका छोटा साइज, बस और कुछ नहीं। तो वहाँ SMPS दिया गया। लेकिन उस SMPS से प्रोड्यूस होने वाली साउंड फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ हैप्टिक सेंसर जैसे दिए गए, टच सेंसर दिया गया, या उनकी एनर्जी को वहाँ कन्वर्ट किया गया। यहाँ मशीन में हमें किसी तरह के हैप्टिक सेंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम बटन टच करें और हमें कोई वाइब्रेशन जैसा महसूस हो। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन होनी चाहिए। तो ये मशीन का दिल है और मजबूत दिल है, पूरे स्टील के चैम्बर में इनक्लोज्ड है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये पूरा स्टील में इनक्लोज्ड चैम्बर है।
पूरा स्टील के अंदर बंद है ये, और हैवी ड्यूटी स्टील है, आप थिकनेस देख पा रहे होंगे। तो अब देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने इतना मोटा स्टील दिया है। अगर मैं mm में बात करूं तो ये करीबन 6 mm से 6 mm के आसपास की मोटी स्टील है, और पूरा वेट इसने कंट्रोल किया है। और अब हम चलते हैं मशीन के इलेक्ट्रिकल चैम्बर की तरफ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो वाटर कंट्रोल यूनिट है उसे बाहर निकालना होगा, और उसके बाद हम चैम्बर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एक बार, और चैम्बर को रिमूव करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, ओके। तो ये सभी मशीन के पार्ट हैं। जैसा अभी हमने शुरू में क्या किया था, स्क्रू सभी ओपन ही कर लिए थे, तो मैं पार्ट्स को भी यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ। ये मशीन का वो पार्ट है जहाँ से हम इनलेट आउटलेट को कंट्रोल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ कोई पंप नहीं है, डायरेक्ट ये पाइप है जो हमारी इनलेट आउटलेट की है, ये ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये बैक पैनल होगा, इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, ये 2 पाइपें होगी। और ये हमारा जो यूनिट है ये मेन बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ इन्हांसर टैंक और कैल्शियम प्लग कनेक्ट होता है। तो कैल्शियम प्लग के साथ 2 ट्यूब्स हैं। अब आप मशीन की कार्रवाई समझिएगा। मशीन ने पानी लिया, पानी लेने के बाद मशीन ने एक पाइप से पानी भेजा एक ट्यूब के थ्रू कैल्शियम प्लग में। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था, इंडिया में पानी में कैल्शियम बहुत है, तो यहाँ से तो ये बाईपास होकर निकल गया। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में है तो वहाँ क्या होगा कि एक ट्यूब से पानी अंदर आएगा, कैल्शियम टैबलेट को वो डिसोल्व करेगा और दूसरी ट्यूब से लेके और वो जाएगा सीधा इस पंप में। यहाँ आपको एक पंप दिखाई दे रहा होगा, ये पंप है, और इस पंप की एक्टिविटी आपने महसूस की होगी जब हम 11.5 या 2.5 pH वाटर मशीन से लेते हैं तो मशीन में थोड़ा सा एक आवाज़ आती है, जैसे कोई पंप चल रहा है, जैसे गर्र करके एक आवाज़ आती है, तो वो इसी पंप की होती है। अब आप यहाँ कैल्शियम प्लग के अंदर 2 होल देख पा रहे होंगे, लेफ्ट एंड राइट आपको 2 होल दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। तो इनलेट आउटलेट का ये होल है। इनलेट यानी कि पानी आया, उसने कैल्शियम टैबलेट को डिसोल्व किया, और डिसोल्व करने के बाद वो पानी लेके गया पंप में। पंप फिर उसे चैम्बर में भेजेगा, जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्यूब जो है वो चैम्बर के साथ कनेक्टेड होगी। दूसरा जो ये छोटी ट्यूब है, ये ट्यूब है हमारे इन्हांसर टैंक की। जी कि पंप जो है इन्हांसर टैंक से जो साल्ट सॉल्यूशन है उसको उठाता है, तो पंप की वहाँ रिक्वायरमेंट है उस पानी को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसे फिर वो मिक्स करता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक छोटी ट्यूब आई है, ये ट्यूब जो है वो मिक्स करती है उसको हमारे पानी के साथ, और वो जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये यहाँ ये ट्यूब है जो चैम्बर के साथ कनेक्ट होता है, और वो 11.5 pH के लिए साल्ट सॉल्यूशन को इस चैम्बर के अंदर भेजता है। जी डॉक्टर। तो मैं यहाँ से मशीन के इंजन को अलग कर रहा हूँ, बड़ा केयरफुली। ध्यान रहे कि इंजन जो है उसे कभी भी बेयर हैंड से हमें टच नहीं करना है, यानी कि जो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स और ये चैम्बर है ये हमें हाथ से टच नहीं करने। दूसरा, हमारे जो अनाउंसर हैं मशीन के अंदर, जो हमें हर pH पे अनाउंस करते हैं, वो ये यहाँ अनाउंसर हैं, स्पीकर है, और ये प्लेट का चैम्बर है। तो प्लेट का चैम्बर सेपरेट करने के लिए मैं अभी सर्किट से प्लेट्स को अलग करता हूँ। उसके लिए मुझे ये जो थिम्बल है यहाँ से निकालना होगा। ये पहला थिम्बल मैंने रिमूव कर लिया, और ये पूरा मशीन का दिल है, धड़कता दिल जो काम करता है। और इस पूरे चैम्बर के ऊपर आपको कहीं भी कोई ऐसी मार्किंग नहीं मिलेगी जैसा कई लोग मार्केट में दावा करते हैं कि ये मेड इन चाइना सर्किट है, ऐसा कुछ है नहीं, ये टोटली मेड इन जापान सर्किट है। और सर्किट की आप क्लीननेस देखिए कि सोल्डरिंग के एक्स्ट्रा मार्क कहीं भी नहीं है, और ये बेयर हैंड से कभी भी टच करके नहीं बनाया हुआ है, ये टोटली मशीन मेड एक इक्विपमेंट है। तो इसे मैं साइड में रखता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मशीन के फैक्ट्री में, यानी कि मशीन का दिल हमने अलग कर लिया, मशीन की फैक्ट्री में आते हैं। ये मशीन की फैक्ट्री है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जो अलग अलग pH का पानी है वो इसी से प्रोड्यूस होता है, इसी चैम्बर से प्रोड्यूस होता है। सारी कलाकारी इस चैम्बर की है प्रवीण जी। और आप देख पा रहे होंगे, जैसा हम दावा करते हैं कि ये जो मशीन है SD501, जैसा ये आपके सामने है, इसे कहा जाता है कि 7 प्लेट मशीन है। तो यहाँ मैं आपको 7 प्लेट्स काउंट भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप वायरिंग से देखिए, हर प्लेट को एक चैम्बर को करंट दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स की भी अगर मैं काउंटिंग करवाऊँ आपको, तो आप ध्यान से आप प्लेट्स को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ 7 प्लेट्स का चैम्बर है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्लेट्स का चैम्बर है। ये पूरा कंसील्ड चैम्बर है,
पूरी तरह से इनक्लोज्ड है। और इसके अंदर टोटल स्क्रू, कितने स्क्रू दिए गए हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे कितने नट्स दिए गए, एक्चुअली बोल्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बोल्ट के थ्रू इसको पूरा टाइटन किया गया है स्टील प्लेट के ऊपर। जी डॉक्टर। तो कहीं से भी वाटर लीकेज या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मशीन से कभी नहीं मिलेगी राउंड ऑफ द 30 ईयर। और यही कारण है कि मशीन चौक होने के बाद भी कभी भी अपना पानी जो है ना लीक नहीं करती है। हमने देखा डॉक्टर साहब, जैसे मार्केट में बहुत सी मशीनें हैं, वो 1 या 2 साल के बाद चौक हो जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर से बहने लग जाता है। उसके 2 कारण हैं प्रवीण जी। पहला तो यही कि चैम्बर कंसील्ड नहीं होता पूरी तरह से। यहाँ पूरा आप देख पा रहे होंगे, शायद वीडियो में नज़र ना भी आए, लेकिन पूरा तरह से देख सकते हैं आप। एक जो है इंसुलेशन टेप भी दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे एक इंसुलेशन टेप है, बिल्कुल। वीडियो में शायद नज़र ना आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरा स्क्रू ड्राइवर है वो इस टाइम वो उस प्लास्टिक टेपिंग के ऊपर है। जी बिल्कुल। दूसरा, चैम्बर के अंदर प्लेट्स की कलाकारी है। प्लेट्स मेल्ट नहीं होती हैं, प्लेट्स कभी कोरोड नहीं होती हैं, ख़राब नहीं होती, तो इस वजह से पानी कहाँ से लीक होगा, कहीं से लीक होने का कुछ है भी नहीं ना। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा यहाँ सेपरेट करते हैं अब ट्यूब्स को। और ये अब हमारा चैम्बर पूरी तरह से फ्री है। अगर हम इसे खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको आपको सबको खोल के दिखाता हूँ। पहली बार हम अब आपके सामने प्लेट्स जो हैं वो बेयरली हम खोल के दिखा रहे हैं। तो ये मेरे पास 7 mm का गोटी है जिससे मैं चैम्बर को शुरू कर रहा हूँ। और चैम्बर खोलने की सबसे पहली प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे, जो दोनों ही आपके पॉइंट हैं, करंट पॉइंट्स आते हैं, यानी कि जहाँ प्लेट्स पे वोल्टेज आता है उनके बीच से आप इसको पहले लूज़ करेंगे। सारे पॉइंट्स पहले लूज़ करेंगे, अनस्क्रू करने से पहले आप इनको पहले लूज़ करेंगे। जी डॉक्टर। इससे क्या होगा, प्लेट्स पे चैम्बर जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। क्योंकि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि चैम्बर के बीच में कहीं पानी है या कुछ भी है तो इक्वली जो है वो पॉइंट से बाहर आ जाएगा। ये सिर्फ हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, चैम्बर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, चैम्बर को ऐसा कोई खतरा नहीं है। जो इस चैम्बर में दिया है डॉक्टर साहब 4+3 अलग अलग करंट के वायर दिए हैं, वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं 4+3, जैसे आप जानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देने से भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आए जी। और यहाँ आप वायर की कोडिंग भी, अभी मैं जैसे आपको दिखाऊंगा कि वायर की कोडिंग भी बता रही है कि वायर्स अलग अलग कलर कोड में हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 4 हमारे पास ब्लैक वायर्स हैं और वाइट 3 वायर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव करंट्स को अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। जी डॉक्टर। तभी इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर जो है वो पूरा होगा। अगर ये 8 प्लेट होती तो यहाँ हमारे पास जो है 8 वायर्स होती, जिसमें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव होती। लेकिन अब सर्किट को बना ऐसा दिया गया कि 3 प्लेट्स इनके बीच में दी गई हैं। तो 3 प्लेट्स बीच में देने से क्या हुआ कि 4 वोल्टेज के बीच में, 4 अपोजिट वोल्ट के बीच में 3 अपोजिट वोल्ट चार्ज हो गया। यानी कि 4 अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो 3 उनके बीच में क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इससे करंट का बैलेंस हो गया। अगर 8 प्लेट होता तो 8 प्लेट में 8 वायरिंग मिलती है आपको। और ये भी मिथ दूर हो जाएगा डॉक्टर साहब, बहुत से बोलते हैं कि प्लेट में केमिकल है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। हाँ बिल्कुल, अभी लाइव हम आपके सामने खोल रहे हैं प्लेट्स के चैम्बर को। और पहली बार मेरे लिए भी और आप सबके लिए पहली बार ये एक मिथ बस्टिंग होगा। अगर डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा है तो अभी सबके सामने दिख ही जाएगा। एक कहावत हमने सुनी है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रोक्ष को प्रत्यक्ष को किसी सबूत की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और शायद जो मिथ हैं और कुछ हैं वो सब हम यहाँ से अब क्लियर कर लेंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, प्रॉपर स्टील के बोल्ट्स हैं, कहीं भी देख सकते हैं आप। 5 साल पुरानी मशीन में पानी के अंदर रहते हुए भी प्रॉपरली एक एल्कलाइन चैम्बर देख सकते हैं आप। किसी भी स्क्रू के ऊपर किसी भी तरह की रस्टिंग कोरोजन नहीं है। देखिए पानी के अंदर ये बोल्ट रहते हैं लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई जंग कुछ भी इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कैंगन, फर्स्ट टाइम कोई यूज़र जो है वो अपनी मशीन से प्लेट्स को अलग कर रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये प्लेट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्लेट्स, देखिए कितना क्लीन है। देखिए मैंने अपनी फिंगर को स्लाइड किया है
और मेरी फिंगर के ऊपर किसी भी तरह का कोई वाइट डिपॉजिट या केमिकल्स का डिपॉजिट नहीं है। और देखिए, ये ध्यान से देखिए, एक प्लेट को ब्लैक, तो नेक्स्ट प्लेट को क्या दिया गया है, वाइट मार्किंग हो गया ना। जी डॉक्टर साहब। इसी तरह से फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक आया और फिर वाइट आया है। हाँ, ये रबड़ इंसुलेशन है जो हमसे हिला है, और ये जितना भी मशीन की क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कोई वो नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मशीन की क्लीनिंग की बात है, क्योंकि 5 ईयर पुरानी मशीन है तो उसमें क्लीनिंग का पार्ट है ये। तो ये देखिए, अब इसमें मैं 2 चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। कि जैसे मैं यूजुअली 2 प्लेट्स उठा लेता हूँ, इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा दोनों प्लेट्स में। जी बिल्कुल, एक बिल्कुल क्लियर है और दूसरी जो प्लेट उस पर कुछ वाइट हाँ, पेपर हो। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये वाइट पेपर या ये क्या है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 चार्ज काम करते हैं, जी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसे एनोड चार्ज कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में। ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और कैथोड को नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। इस चीज़ का आप प्रूफ ले सकते हैं +2 क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुक के अंदर। आप इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों के डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस में जो प्लेट्स होती हैं उनका चार्ज वेरी करता है इलेक्ट्रोलिसिस से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। एक करंट से क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को करवाता है, और एक केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारी जो मशीन है ये इलेक्ट्रिकल करंट लेके एक रिएक्शन करती है। जी, इलेक्ट्रिकल करंट जैसे हमने दिया, सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट दिया, वायर से आया, और यहाँ एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ऑक्साइड या जो कुछ भी था वो उससे बाहर निकल गया। पहला। दूसरा पॉइंट, तो ये है हमारी क्या, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये है हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट। ब्लैक वायर जो करंट आया ना, यूजुअली इलेक्ट्रीशियन जो होंगे, जितने भी मेरे भाई जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का जो काम करते होंगे, तो उन्हें पता होगा रेड या ब्लैक को ही क्या रखा जाता है, मेन वायर, लाइव वायर रखा जाता है, जिसमें करंट चलता है, नेगेटिव चलता है। तो ये किस पे आया, आप ध्यान से देखिए, किस प्लेट पे आया, इस पेपर पे आया। तो ये पेपर असल में क्या है, ये पेपर एक कैथोड मेम्ब्रेन का काम कर रही है जी। और ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हाइड्रोजन आयंस फ्री हुए ना, फ्री होने के बाद इस मेम्ब्रेन, एक सरफेस दिया है मेम्ब्रेन ने, और उस सरफेस से निकलने के बाद वो हाइड्रोजन जो है वो हमारा सारा रिच हाइड्रोजन पानी के अंदर दिखाई देता है। जैसा हम पानी जब निकालते हैं बाहर, तो वो जो बबल्स उठते हैं वो इसी मेम्ब्रेन की वजह से, तो ये मेम्ब्रेन अपना वर्किंग करती है। लेकिन ये कोई सिंपल मेम्ब्रेन नहीं है, ये बहुत ही थिक परचमेंट पेपर मेम्ब्रेन है, यानी कि एक तरह से थिक सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, इंडस्ट्रियल मेम्ब्रेन है। इंडस्ट्रियल ग्रेड का मेम्ब्रेन जो है इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जाता है, खासकर जैसे स्पेस शटल्स के अंदर इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कि वो मेम्ब्रेन है। और 5 साल पुरानी मशीन में भी आप देख पा रहे होंगे, कहीं भी मेम्ब्रेन के अंदर किसी तरह का कोई होल नहीं है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये प्रॉपर एक तरह की सेलुलोजिक मेम्ब्रेन, परचमेंट मेम्ब्रेन है, जो क्या करती है, करंट को रिसीव करती है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है इस प्लेट के ऊपर, और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हाइड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज का जी। अब आप सभी जान पा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ इस मेम्ब्रेन पे अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ से उसको बाहर जाने का रास्ता दिया गया, और वो हमारे पानी के अंदर आता है। एक चैम्बर से जो पानी निकलता है वो दूसरे चैम्बर के थ्रू कनेक्ट होता है इन होल्स के थ्रू। ये जो होल्स हैं इनके थ्रू ये पानी कनेक्ट होता है, और इस तरह से जो मेम्ब्रेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ जब हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग में क्या होता है, सिर्फ हमारी प्लेट्स ही क्लीन नहीं होती हैं। अब जैसे देख पा रहे होंगे कि ये मशीन लगभग 1 महीना पहले मेरे घर में क्लीन हुई थी। तो 1 महीने की ड्यूरेशन में जो पानी लिया, तो देख रहे होंगे ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन्स में अब थोड़ी सी डस्ट स्पॉट आने लगी है, ठीक है। लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है वो देखिए अब भी साफ़ हैं, बिल्कुल साफ़ हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, कहीं भी उस तरह की ब्लैक मार्किंग नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो प्लेट बाहर से अंदर की तरफ थोड़ा सा मैला होना शुरू होती है, उसी के लिए सिट्रिक एसिड पाउडर की जो है क्लीनिंग इसमें की जाती है, और बड़े ही रोबस्ट मेथड। और ये देखिए फिर से इस पूरे चैम्बर को एक बहुत हैवी स्टील की, अब आप इसमें वज़न अपने हाथ में लेके वज़न देख सकते हैं कि कितना वज़न है इस प्लेट में। जी बिल्कुल। अदर किसी मशीन में आपको इतना हैवी जो है चैम्बर इनक्लोज्ड नहीं मिलेगा, और ये पूरा चैम्बर इन प्लेट्स के ऊपर रखा गया है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा लाइट की प्रेजेंस में आपको दिखा देता हूँ। ये इंसुलेशन है पूरा इस तरफ से,
और ये है कैथोड मेम्ब्रेन जो हाइड्रोजन आयंस को कलेक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिच हाइड्रोजन वाटर में देता है। तो मैं ये रख लेता हूँ यहाँ इस तरह। ये हमें क्या देगा, रिच OH नेगेटिव आयंस देगा जो रेडिकल से फ्री होने के बाद प्रोड्यूस हुआ है। याद रहे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है लेकिन कंट्रोल्ड वे में, कि उसके अंदर जो रेडिकल्स नेगेटिव या पॉजिटिव फ्री आयंस जिनकी पानी में कोई ज़रूरत नहीं थी अदर देन H+ और OH+, उनको सबको बाहर कर दिया वेस्टेज की फॉर्म में। और जितने भी आयंस फ्री हुए फिर वाटर के H+ या OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ से इस टाइटेनियम से बाहर निकलता है। बिल्कुल सॉलिड प्लेट आप देख पा रहे होंगे, कहीं किसी तरह की कुछ भी ऐसी नहीं बनी हुई, जैसे जाली नुमा जो दूसरे आयोनाइजर हैं डॉक्टर। बिल्कुल दूसरे आयोनाइजर्स में है, मतलब वो गाज बेस्ड होते हैं या उसमें परफोरेशंस होती हैं, जालियाँ बनी होती हैं। बिल्कुल क्लीन वाटर इसके ऊपर से चलेगा, जबकि पानी के चलने के निशान भी जैसे बने हुए हैं। हालांकि इनको साफ़ किया जा सकता है, जैसे मैं उंगली चला रहा हूँ तो ये साफ़ भी हो जाएंगे। और ये है कैथोड मेम्ब्रेन जो रिच हाइड्रोजन आयंस को पानी में से अलग करके बाहर निकालता है और जो में रिच हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये 7 प्लेट का चैम्बर है सर, एक जिसके दोनों तरफ 2 चार्जेस दिए हुए, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 यहाँ है। तो अब हम मशीन को वापस से असेंबल कर रहे हैं। और ध्यान रहे, मैं फिर से कहूँगा कि ये जितना भी प्रोसेस हमने किया है ये परफेक्टली एक नॉलेजेबल पर्सन यानी कि प्रोफेशनल पर्सन की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। हाँ, कर हम अपने हाथों से रहे हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी हमारे नियर बाय में ही है। तो सबसे पहले हम जो मशीन का दिल है उसे इनक्लोज कर रहे हैं। उसके लिए 4 स्क्रू हमारे पीछे दिए गए हैं। तो चैम्बर को मैं एक तरफ कर रहा हूँ। ये बड़ा ही पेशेंस के साथ करने वाला काम है क्योंकि मशीन की इंसुलेशन और जो अदर पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अपने साथी प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पकड़े और मैं चैम्बर को, जो मशीन का इंजन है, उसको प्लेस कर रहा हूँ और जब मैं कहूँ तो इसको टाइट करें वो। यस, धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत ही हल्का मैकेनिकल प्रेशर हमें स्क्रू के ऊपर रखना है। किसी भी स्क्रू को एक प्रॉपर टॉर्क से ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है। यहाँ हमारे पास टॉर्क रेंच हैं और प्रॉपर 5 to 10 नैनोमीटर के टॉर्क प्रेशर पे हम इनको टाइट करेंगे। तो इस तरह से हमने अभी इंजन को इनक्लोज कर दिया और अब बारी है चैम्बर की, इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे बड़ा केयरफुली प्लेस करेंगे। और स्पेशल स्क्रू हेड हैं, जैसा आप दिखाई दे रहे हैं, ये देखो चैम्बर के लिए ये स्पेशल स्क्रू हेड यूज़ किया गया। इन पे भी पेटेंट है। प्रॉपर इनक्लोज्ड सर्किट देगा ये हमें। अब बारी है मशीन के जो इनलेट और आउटलेट पाइप्स हैं उनको फिक्स करने की। और उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटलेट पाइप है उसको फिक्स करते हैं। यहाँ एक रबर वार्सल है, पहले इस रबर वार्सल को यहाँ लगाएंगे। और ये क्लिप दिया गया है इसको फिक्स अपनी पोजीशन पर रखने के लिए। देखिए इस तरह से हम इसको फिक्स कर देंगे, अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होगा। चैम्बर के जो वायर्स हैं उनको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले पंप को पावर देंगे। ये चैम्बर की पावर सप्लाई। अब हम मशीन की इनलेट और आउटलेट पाइप्स के चैम्बर को इनक्लोज कर रहे हैं। बड़ा केयरफुली जो पाइप्स हैं वो बड़े ध्यान से हमें लगाना है और इसकी स्क्रू हम करेंगे। यहाँ ध्यान रहे, ये जो वायर है ये यहाँ लगेगा, ये अर्थिंग वायर है और पाइप्स हमें कनेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले ये जो मशीन का वेस्टेज पाइप है, थोड़ा सा आप कैमरा क्लोज लेके आएँ, दिखाई देगा। ये जो पाइप है ये चैम्बर से जो वेस्टेज निकलता है और जब हम 2.5 प्रेस करते हैं तो इस ट्यूब से आता है, और जो 9.5 या अदर जो ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं तब जो वेस्टेज आता है तो इसी पाइप से निकलता है। ये मैंने यहाँ कनेक्ट किया और इसके जो क्लिप्स हैं
इनको टाइट किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये वायर उनकी हैं और इनको हम कनेक्ट करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे ट्यूब्स के कनेक्शन अभी बाकी हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा है इनलेट पाइप के लिए। ये जो भी मैंने लगाया ना ये इनलेट पाइप के लिए है। ये यहाँ से इनलेट जाएगा चैम्बर के अंदर, वाटर का फ्लो होगा ऊपर की तरफ क्योंकि पंप पीछे से प्रेशर देगा, तो प्रेशर देने से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, आयनाइज होगा, ठीक है। और आयनाइज होके जो आयनाइज्ड वाटर है वो ऊपर से यहाँ से बाहर आएगा और जो वेस्टेज है वो यहाँ से बाहर आएगी। तो ये अभी मैंने इनलेट का कनेक्शन पूरा किया और मैं इनको क्लिप लगा के, क्लिप आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की क्लिप्स हैं और इनको मैं टाइट कर रहा हूँ।